हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका वन शॉट सीरीज़ में क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1। ये आपकी कंप्लीट वीडियो आप देख लेना। आपका चैप्टर 1 आपका ऐसे चुटकियों में फिनिश हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप रिवीजन समझ के देख रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा। यदि आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपका पहली बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैटर। ठीक है, चलो समझते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, आइए सबसे पहला जैसे हम चैप्टर पे बढ़ते हैं हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, केमिकल रिएक्शन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हमारा एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का, है ना, किसी दूसरे में। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में क्या था, एक अंगूर थे। ठीक है, अंगूर को मैंने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो अंगूर जब मैं कुछ समय के लिए छोड़ दूंगा तो वो सड़ गल के क्या होंगे, फर्मेंट होने शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो मुझे क्या मिल जाएगा, उससे वाइन मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या करा, अंगूरों को एक उसके ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में मैंने बदल दिया। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है कि जब हमारा केमिकल सब्सटेंसेस क्या हो, आपका एक उसके फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाए, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए ढेरों सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। आइए ज़रा आगे और समझते हैं। जैसे कि हम बात करें आपका ग्रेप से वाइन का बनना, या फिर आपका जो है कोई भी आयरन की चीज़ में जंग लग जाना, या फिर हमारे पेट में भोजन का पचना, इन सभी चीज़ों में हम देखेंगे तो हमारा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एक हमारा जो चीज़ होती है हमारा, वो क्या होता है, दूसरी उसमें बदल जाता है। ठीक है, उसमें दूसरा केमिकल सब्सटेंस वो बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, आयरन था, आयरन से क्या बन गया, ये रस्ट बन गया। ठीक है, इसको हमारा क्या बोलते हैं, हमारा केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आइए ज़रा आगे समझते हैं हम। तो आगे क्या लिखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचाना कैसे जाता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मतलब कि कोई भी रिएक्शन कहीं हो रही होगी, ठीक है, तो आप कैसे कह देंगे कि भैया ये रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। देखिए, यदि आपको कोई भी चीज़ का क्या मिल रहा होगा, चेंज मिल रहा होगा उसकी अवस्था में, मतलब कि उसकी स्टेट में, हम कैसे कहेंगे इसको, जैसे कि इस पेन को देखो, इस पेन को मैं अभी जलाना शुरू कर दूं, जला कर दूंगा तो ये पिघल के क्या बन जाएगा, एकदम से कुछ और ही बन जाएगा और इसका काला धुआं निकलने लगेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं किसी भी चेंज में बदलाव आ जाना, उसकी स्टेट में बदलाव आ गया, ठीक है, अवस्था में, तो इसको कहेंगे हमारा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। या फिर आपको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई वहाँ से गैस रिलीज हो रही होगी। कैसे गैस रिलीज हो रही होगी, फॉर एग्जांपल हम इसको ही लेते हैं। यदि मैं इसको जलाऊंगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में हमको कोई भी गैस निकलती हुई दिख सकती है। इसके अलावा कोई भी कलर देख चेंज होता दिख सकता है आपको, या फिर आपका उसमें आपको टेम्परेचर चेंज होता दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आपकी, या तो किसी की स्टेट में चेंज हो जाना, गैस में वहाँ पे निकलनी शुरू हो जाना, या उसका कलर का बदल जाना, या फिर उसमें टेम्परेचर का घट जाना, बढ़ जाना। तो ये सारी जब चीज़ें होंगी तो हम कह देंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, आपकी बुक की एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, तो इनको करते हैं और समझते हैं कि आपका किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.1 करेंगे। उसमें क्या बताया गया है आपको कि एक मैग्नीशियम की रिबन ली गई है। मैग्नीशियम की रिबन क्या होती है आपकी, तो मैग्नीशियम आपका एक एलिमेंटों में से एक है जिसकी हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक रिबन बना लेते हैं। उस रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपकी डेजलिंग फ्लेम देता है। ठीक है, हम उसको जब जलाते हैं तो आपको इस तरीके से चमकीली सी रोशनी वो देता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जो कि हमारा पाउडर बन के वहाँ पे हमको इस तरह से स्ट्रे में दिख जाता है। तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। इससे क्या शो होता है, कि इससे ये शो होता है कि हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में उसकी चेंज आ सकता है किसमें, स्टेट में और साथ में कलर में, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो उसकी अवस्था भी बदल गई है और उसका कलर भी बदल गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगली एक एक्टिविटी और है आपकी जो कि मैंने एनसीईआरटी की ली है, जो कि है बुक की 1.3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं। जिंक के ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, आपके जो जिंक हमारा एलिमेंट है उसके टुकड़े ले रहे हैं। जब उन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, किसी भी डाइल्यूट एसिड के संग में मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सल्फ्यूरिक एसिड के संग में उसको मिला दिया, तो वहाँ से कुछ बुलबुले शुरू हो जाते हैं। और बुलबुले क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं जो कि वहाँ से निकलते हैं। और यदि हम फ्लास्क को आदि हाथ लगाएंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा, गर्म दिखेगा। तो इससे क्या समझ आता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान पे कोई गैस हमको निकलती दिख सकती है, जो कि इस समय हाइड्रोजन गैस निकल रही है,
या फिर वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो घट बढ़ जा हमको दिख सकता है। यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे वो हमारी रिएक्शन कैसी, एक्सोथर्मिक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके शो करता हूँ। तो आपकी बुक में इस तरीके से आपका फिगर बना होगा जिसमें कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे छोटे छोटे से दाने, वो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। और इन पे जब हम क्या करते हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड जब H2SO4 इसके संग मिलाया जाता है तो एक रिएक्शन होती है और उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से एवॉल्व होनी शुरू हो जाती, निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करें केमिकल रिएक्शन के दौरान पे, हम जब भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे कुछ इक्वेशंस होती हैं, तो उन इक्वेशंस को लिखने का भी तरीका होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट वे वो होता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का वो होता है उनको वर्ड इक्वेशन में लिख दें। अभी वर्ड इक्वेशन क्या होता है, मतलब कि हमने कहा कि मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग मिला और उसने हमको मैग्नीशियम की ऑक्साइड दे दी। तो इसको लिखने का हमारा एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, तो किसी को भी हम शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया और इस तरीके से जो बना उसको लिख दिया। और जो भी चीज़ यहाँ पे हमको मिलेगी उसको इस तरीके से हमारा लेफ्ट में जो लिख रहे हैं हमारा, है ना, और एक हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं कि जो आपके रेक्टेंट्स होते हैं तो वो आपके कहाँ पे होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, और जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो आपका राइट हैंड साइड में होगा। और इस दौरान पे जो भी चीज़ होती है उसको हम इस तरह से एरो लगा के शो करते हैं कि भैया किस दिशा में हमारी रिएक्शन हो रही है। समझ गए, इतनी सी बात है। अब इसी चीज़ को दूसरा तरीका होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का कि हम क्या करें, इनके फॉर्मूला को यूज़ कर लें जो कि हम इनको शब्दों में लिख रहे थे। जैसा मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला का नाम है तो वो होता है आपका क्या, Mg। इसी तरीके से जो ऑक्सीजन, चूंकि वो एक गैस है तो उसको हम लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। तो जब Mg और O2 मिलता है तो हमारे पास में MgO आता है, तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमने लिखी है वो एक अनबैलेंस रिएक्शन है। क्यों अनबैलेंस है, क्योंकि हम देखेंगे कि इस साइड हमारा कितना, एक मैग्नीशियम है और इस साइड हमारे 2 ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे हम जब गिनेंगे तो हमारे पास में एक ऑक्सीजन रह गया और एक हमारा Mg यहाँ पे है। तो यहाँ पे टोटल संख्या 2 है और यहाँ पे टोटल संख्या हमारी रिएक्टेंट में 3 थी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो हमारी रिएक्शन है ये वाली, वो हमारी एक अनबैलेंस रिएक्शन है। और इसको अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमको कुछ तरीके अपनाने होते हैं। वो आइए हम समझते हैं किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है, इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है। तो बैलेंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको समझे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास जो होता है ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जितने भी एटम आपने क्या करे हैं एक रिएक्टेंट के दौरान लिए हैं जब रिएक्शन आप कर रहे थे, तो उतने ही आपको प्रोडक्ट के दौरान पे भी उतने ही एटम आपके दिखने चाहिए। तो अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसके लिए आपको मैं समझाता हूँ। इसके लिए आपकी बुक में एक मेथड दी गई है जिसको नाम दिया गया है इन्होंने क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हम उस हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे और समझेंगे किस तरीके से बैलेंस करी जाती है रिएक्शन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिट एंड ट्रायल मेथड में कि हम दोनों साइड में ये देख लें कि हमारे कितने कितने एटम हैं। तो हमारा ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम गिन लेंगे कि टोटल एटम कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है जिसको हमको फॉलो करना होता है। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला ये होता है कि हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे बॉक्सेस जो कि हर एक फार्मूला के ऊपर इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके ऊपर एक बॉक्स लगा देना है। ठीक है, ये हमने बॉक्स लगा दिया। अब बॉक्स लगाने के बाद में आपको उन बॉक्स के अंदर में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बॉक्स जो आपने बनाए हैं हर एक फार्मूला पे, तो उनको गिन के देखना है कि वो कितना आपका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गिनेंगे तो यहाँ से हमारा जो Fe है वो कितना है, हमारा 1 है। यहाँ से हम देखेंगे तो H2O जो हमारा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हमारे 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, तो 1 हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रेक्टेंट साइड गिन लेंगे और इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड गिन लेंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बैलेंस करना, और चूंकि हिट एंड ट्रायल मेथड का ही नाम होता है कि हमको बस हिट करना और ट्रायल लगाना, मतलब कि हम करेंगे, गलती होगी फिर से करेंगे, फिर से हम ट्राई करेंगे और इसी तरीके से ट्राई कर करके उसको समझ लेंगे। अब हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम दोनों साइड में देखेंगे कि यार हमारे दोनों साइड में जो हमारा चेंज हुआ है वो चेंज किस चीज़ में हुआ है, तो हम देखेंगे ऑक्सीजन में चेंज हुआ है और हमारा आयरन में चेंज हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम सिंपल सा है कि जो हमारा H2O का जो हमने बॉक्स बना रखा है
उसमें हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा वो अल्टीमेटली हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन होगा उसको 4 कर देगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा इस साइड में जो हाइड्रोजन था वो तो कितना रह जाएगा आपका 2 अकेला रह जाएगा। लेकिन ये हमारा जो है 4 हमने मल्टीप्लाई कराया तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू आता हमारा 8, तो वो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हमको इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो कुछ हमारी इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगी जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रही होगी लिखी, ठीक है। यहाँ पे आयरन हमारा एज इट इज अभी रखा है हमने, बस हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ H2O में कराया और हमारा हाइड्रोजन गैस में कराया। अब अगली प्रोसेस क्या होती है? अगली प्रोसेस होती है कि हम क्या करें, बैलेंस करें किसको, आयरन को। तो हम देखेंगे फेरस हमारा इधर पे तो 3 है लेकिन इधर पे हमारा 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट तरीका कि हम यहाँ पे जो फेरस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दें। तो आइए हम अगली स्टेप में ये कर लेते हैं। जब हमने फेरस को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमने गिन के देखा कि यहाँ पे भी 3 फेरस हो गए, यहाँ पे भी 3 फेरस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस इक्वेशन को गिन के कि दोनों साइड हमारा क्या हो गई, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, क्योंकि LHS साइड में उतने ही एटम है जितने की RHS साइड में, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंस करना। बिल्कुल हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करा जाता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही खुद ट्रिक है, समझ लो। अब अगली चीज होती है कि किसी भी रिएक्शन में हमारे पास में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है जो कि हमको वो शो करती है कुछ रिएक्शन के दौरान पे क्या क्या चीज़ें थी। जैसे कि फेरस हमने एक सॉलिड लिया था, गैस लिया था, लिक्विड लिया था, वो चीज़ हम कैसे पता करेंगे, तो उसके कुछ सिंबल है। जैसे कि कोई भी चीज़ यदि हम सॉलिड लेंगे तो उसके लिए सिंबल S यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ हमें लिक्विड लेंगे तो उसके लिए सिंबल L यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ हम क्या गैस लेंगे तो हम उसके लिए G यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ हम पानी में घुली हुई लेंगे तो उसके लिए हम AQ यूज़ करेंगे, मतलब कि एक्वस, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने जो आयरन लिया था फेरस, वो हमने सॉलिड लिया था तो हमने S लगा दिया। यहाँ पे हमने जो पानी लिया था वो गैस की फॉर्म में लिया था इसलिए हमने उसको G लगा दिया। यहाँ पे जो हमारे पास में जो फेरिक की ऑक्साइड बन के आई वो एक सॉलिड बन के आई है तो हमने वहाँ पे S लगा दिया। और हमारे पास में हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हुई है वो हमारा क्या है, एक गैस थी, इसलिए हमने वहाँ पे G लगा दिया। तो ये सब हम इन्फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन के दौरान पे इक्वेशन में लिखते हैं। अब इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपकी कई तरह की हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन के दौरान पे क्या होता है, ब्रेकिंग होना और मेकिंग होना, बॉन्ड बिटवीन एटम और क्रिएट होता है क्या आपका न्यू सब्सटेंस। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे कई सारे केमिकल रिएक्शंस के प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होगा आपका फॉर्म होगा फ्रॉम 2 या मोर रिएक्टेंट से, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे A आएगा, B आएगा और दोनों मिलके हमको कोई नया प्रोडक्ट बना के देंगे जिसको हम कह सकते हैं AB, या फिर हम कह सकते हैं वो हमको कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, होल को हम नाम दे सकते हैं C। मतलब कहने का मेरा ये है कि दो आपके रिएक्टेंट आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और एक नया ही सब्सटेंस हमको आके देखने को मिलेगा। इसको आइए हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो इसको समझने के लिए आपको एक्टिविटी 1.4 आपकी बुक में दी गई है, हम उसी को लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं उसको ले रहे हैं और इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के संग में, मतलब कि H2O के संग में, और हमारे पास में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। तो कैसी रिएक्शन होगी कि कैल्शियम यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा, है ना, मतलब कि ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा है, इसके संग में आपका H2O ने रिएक्शन करी और हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल के आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और साथ में कुछ हीट निकलेगी जो कि हमने यहाँ पे रिएक्शन में लिख के समझा दी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक A था, एक हमारा B था, और AB के मिलने से हमको एक नया ही सब्सटेंस मिल गया जिसको हम नाम दे सकते हैं C, ठीक है। तो ये होता है केमिकल हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब अगला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारी होती है जनरली एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि आपका एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपको हीट मिले, है ना। तो जैसा कि इस रिएक्शन में हमको हीट मिल रही है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक नाम दिया गया है। तो रिएक्शन जो होती हैं आपकी, अब वो हम देखें तो एक्सोथर्मिक है, और रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान पे हमारा क्या होता है, अंदर में बॉडी में हीट जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। आइए ज़रा, अब एक और रिएक्शन आपकी है अगला प्रकार जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो होगा, मतलब कि जस्ट आपका कर दीजिए जो आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा उसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा अलग अलग जो है कंपोनेंट में टूट जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा, ठीक है।
तो इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपका अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसके लिए हमको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है इसको एनर्जी देने के लिए। अब एनर्जी इसको या तो हम हीट के फॉर्म में दे सकते हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए, या फिर हम लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। किसी भी तरीके से हम हीट दे के इस रिएक्शन को करा सकते हैं। और देयरफॉर एक्सोथर्मिक जो इसके लिए इसको हम एंडोथर्मिक इसका नाम कहते हैं, क्योंकि इसको हीट देनी पड़ रही है। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट आपकी एब्जॉर्ब हो या फिर इसको हीट देनी पड़े, उसका जो नाम होता है वो आपका एंडोथर्मिक होता है। तो आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसको हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से कैसे इसकी रिएक्शन होती है, हम समझते हैं। सबसे पहले होता है कि हम हीट देके किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, उसका एग्जाम्पल है, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हम सिंपल ये करते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको यदि हमने हीट कर दिया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट मान के चलो कि आपके घर में कोई भी आप देखेंगे तो चूना वगैरह पड़ा होगा, तो वो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो उसको यदि आप हीट करेंगे तो वो हीट होने की वजह से क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकल जाती है। और उसी से आपका क्या होता है, वहाँ पे लाइम स्टोन टू क्विक आपका बन जाता है। पहले वो लाइम स्टोन रहता है और फिर वो आपका क्विक बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये आपका क्विक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें चूंकि हमने हीट दी है, और हीट किस तरह से दी है, हमने उसको एक थर्मल के फॉर्म में दी है ना, हीट जो दी है, इसलिए उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। अगला देखिए जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी को देंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं और उस दौरान पर रिएक्शन हम कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं हमारा, जिसमें कि हम वाटर को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम कैथोड और एनोड की वजह से उसमें क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो जब H2O को इस तरीके से एक एपरेटस के अंदर में रख के, ऐसे दो तरह के ट्यूब यूज़ करके, जिसको हम एक है एनोड एक है कैथोड, तो जब यूज़ करा जाता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देखेंगे तो जितने ज़्यादा जो पोर्शन है, जिसमें कि आपका कौन सा पार्ट है आपका, ये है कैथोड वाला पार्ट, तो वहाँ पे H2 आ जाता है, और जो एनोड वाला पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला है आपका, जिसमें कि हम कोई भी फोटो देंगे, मतलब कि जैसा हम कह सकते हैं कि सनलाइट की मदद से रिएक्शन होगी, तो उसको कहते हैं हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। तो इसमें हम लाइट की मदद लेंगे डिकम्पोजिशन कराने के लिए। इसके लिए भी हम एक्टिविटी 1.8 कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, AgCl हमने लिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं आपका क्या, सिल्वर क्लोराइड। और जब सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, आपका सनलाइट की मदद से उसकी रिएक्शन कराते हैं, हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ये सिल्वर में और आपका क्लोरीन में, मतलब क्लोराइड में आपका टूट जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है वो जनरली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ आती है, मतलब जो पहले की फिल्में जो बनती थी या पहले जो तस्वीरें खिंचाई जाती थी तो उनमें ये रिएक्शन बहुत यूज़ आती थी। ठीक है, इसको हम फोटोग्राफी रिएक्शन भी कहते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब है कि आपका कोई भी एक जो मोर रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसी भी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं, इसको हम एक्टिविटी 1.9 से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, एक आयरन की नेल ले ली है हमने और उनको क्या कर दिया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया है। तो क्या होगा वहाँ से, चूंकि आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके तुलना में, कॉपर की, तो ये क्या करेगा, आपका आयरन कॉपर से को कर देगा, जुदा कर देगा और वहाँ से सल्फेट को अपने संग में लेके फेरस सल्फेट एक सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर भाई हमारे अकेले रह जाएंगे। तो इसको कहते हैं हमारा क्या, डिस्प्लेस कर देना। तो देखोगे तो आप यहाँ पे आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान होता है। और इस तरह का एपरेटस आपकी बुक में बना होगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो जो कील होगी वो आपकी हल्का सा वो जो है वहाँ पे जो आयरन का सल्फेट है फेरस सल्फेट बन जाएगा और वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक और होता है जिसको हम कहते हैं आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चूंकि इसके शब्द में ही आपका नाम में ही डबल छुपा हुआ, तो मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन डबल डबल होगा। कैसा, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे कि आपका एक्सचेंज होगा किसका, आयंस का बिटवीन द रिएक्शन इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम समझते हैं, देखिए इसके लिए आपको क्या करना रहता है
जैसे कि हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम सोडियम सल्फेट को लेंगे और वेरियम क्लोराइड को लेंगे। इसमें भी रिएक्टिविटी का ही फंडा चलता है। अब चूंकि हमारा सोडियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, वेरियम से, तो वो क्या करेगा आपका, और यहाँ से हमारा ये क्लोरीन के संग में रिएक्शन बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड ये बना लेंगे और आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से सोडियम क्लोराइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो हमारे यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे वेरियम सल्फेट अकेला हमारे पास में रह जाएगा। ठीक है, और ये जो वेरियम सल्फेट होगा वो हमारा एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये प्रेसिपिटेट क्या है, वो हमको समझा दीजिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है आपका, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान पे कुछ नीचे की यहाँ पे आपका कोई भी सब्सटेंस बन के या कंपाउंड बन के नीचे बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो कि बनेगा आपका, वो यहाँ पे नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसको ही प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान पे आपका कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड जो होगा वो नीचे की ओर बैठा रह जाएगा, उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में, जो कि हम अगला टॉपिक समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको कि हम यहाँ पे शॉर्ट में कह सकते हैं एक और आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या होती है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो कोई भी हमारा क्या करेगा एलिमेंट, यदि वो उसके संग में ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या देंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर उससे हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कार्बन को हमने क्या करा, ऑक्सीजन दी और उसकी वजह से उसने क्या बना लिया, अपना कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वैसे ही हम कहें कि यार हम कोई हमारा दूसरा कंपाउंड था और उससे हमने क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो उस दौरान पे यदि हाइड्रोजन रिमूव होता तो भी हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में यह होता है कि यदि हमारा क्या हो जाए, ऑक्सीजन का लूज हो जाए किसी से और हाइड्रोजन का गेन हो जाए, तो उसको कहते हैं हमारा रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारा कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड थी और उसको हमने किसी से में रिएक्शन करा दी और वहां से कार्बन अकेला हमारा रह गया, तो उस दौरान पे हम कहेंगे कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ठीक है, अब यदि ये दोनों चीज़ें संग में हो जाएं किसी भी रिएक्शन में, कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हमारा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा एक रिएक्टेंट्स का हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वहीं पे एक दूसरा जो होगा क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा उस रिएक्शन के दौरान पे। तो इस तरह की को हम कहते हैं हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो कॉपर ऑक्साइड हमारी क्या कर रही है, हाइड्रोजन के संग में रिएक्शन करती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट जाएगी, आपका कॉपर अकेला रह जाएगा। लेकिन वहीं पे हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल गई है, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, वाटर बनेगा, और वाटर हमारा जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिली इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक तरफ हम कहेंगे तो कॉपर का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो हमारी दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन जो होता है उसके कई हमको जो है फेनोमेना देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे पास है वो है कोरोजन। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट या फिर मेटल वगैरह यदि क्या होता है उस पर कोई भी देखेंगे तो अटैक हो जाता है ऐसे सब्सटेंसेस के द्वारा, जो कि हमारा मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है उसके संग में ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आइटम हमारा क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कोरोजन के दौरान, मैं आपको बताता हूँ। या तो आपका क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाएगी आयरन पर, जो कि आप जंग के फॉर्म में देखते हैं, या फिर आप सिल्वर वगैरह को देखेंगे तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, ब्लैक वगैरह हो जाएगी, या फिर कॉपर जो होता है वो हमारा कैसे हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। आइए मैं कुछ इमेजेस आपको बताता हूँ। जैसे कि आयरन आप देखेंगे तो लाल पड़ गया है, इसका मतलब क्या है, इसको जंग लग गई है। वहीं पे हम देखेंगे तो चांदी की चम्मच थी, उसको हमने देखा तो कुछ समय बाद हमारी काली सी पड़ गई, तो यहाँ पे भी हमारा कोरोजन हो गया। ऐसे कोरोजन में आप देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन कलर इसमें पड़ गया, तो ये भी हमारा कोरोजन हो गया। ठीक है, और कोरोजन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज हो जाता है उन ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल मेटल की हम बात करें, कई सारे तो ब्रेज हमारे पूरे पूरे ढह जाते हैं कोरोजन की वजह से। शिप जो होती है वो सड़ जाती पानी में रखी रखी, कार की बॉडीज़ ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कोरोजन हमारा दैनिक जीवन में बहुत ही नुकसान करता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है हमारी, जो होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये होती है जब भी कोई भी फैट्स वगैरह या ऑयल वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनको ऑक्सीडाइज हम कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी रेंसिड हो जाती हैं, और उन्हीं में से क्या होने लगती, कई बदबू सी आने लगती, स्मेल आने लगती बेकार, और उनका खाने में स्वाद ही बेकार हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ समय के लिए ऐसे टमाटर वगैरह को रख दो तो आप देखेंगे कि आपके फफूंद में लग जाएगी। ऐसे कोई भी फल वगैरह को काट कर रख दोगे तो उसमें भी फफूंद लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, रेंसिडिटी के। ठीक है,
अब इनसे बचाव कैसे हो सकता है? तो रेंसिडिटी से बचाव करने का सबसे सही तरीका होता है कि आप क्या करिए, उसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करिए जो कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन ना होने दें। तो या तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कुछ एयर टाइट कंटेनर में उन चीज़ों को रख सकते हो जिससे कि ऑक्सीजन आ ही ना पाए उसके संपर्क में, या फिर उनको जो है आप ऐसे बैग में रख सकते हो जहाँ पे आपका नाइट्रोजन फ्लश आप करके रख सकते हो, जिससे कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन चूंकि इनर्ट गैस होती है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी। जैसे कि हम चिप्स के पैकेटों में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, फफूंद इतने आसानी से नहीं लगती और हमारा जो चिप्स होते हैं वो लंबे समय तक अच्छे रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बच्चों कंप्लीट चैप्टर था। इसमें आपको हमने पूरा रिवाइज कराया है। कोई भी चीज़ें मिस होती हैं तो वो आप अपना नोट्स वगैरह में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद था कि आपको चैप्टर रिवाइज हम कर दें, वो हमने आपको कर दिया है। तो किस तरह से वीडियो लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। 500 लाइक का हमारा टारगेट है, बस इतना सा कर देना, बहुत मेरे लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।